हाय गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर बी होल्डर स्टूडेंट्स और सभी को मेरा नमस्कार। और आज जो मेरा अगला टॉपिक है, पिछले टॉपिक में हमने एचवीएसी सिस्टम का एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में समझा और आपको जानकारी शेयर की। अब उसके आगे हम लोग चलेंगे इस वीडियो में कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अगली बार जो है वीडियो में चिलर का टॉपिक क्रिएट करूँगा, क्योंकि एएचयू में मैंने याद है आपको एक यहाँ पे जैसे ये एएचयू है, तो एएचयू में देखिए मैंने बताया था ना कि आपको ये फिल्ट्रेशन सिस्टम के बाद एक यहाँ पे कूलिंग कॉइल होती है। तो ये कूलिंग कॉइल में जो कूलिंग वाटर या जो कूलिंग सिस्टम जो आती है ना, वो चिलर से ही आती है। एक तरफ से इन होती है, एक तरफ से आउट होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चिलर। तो आज चले हम चिलर के बारे में आपको बताते हैं। अब चिलर होता क्या है? चिलर एक सिंपली आपका एक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम ही है, ठीक है। ठीक है, एक एयर कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जिसमें आपका यहाँ पे कंप्रेसर हो गया, यहाँ पे आपका कंडेंसर यूनिट हो गया, फिर आपका आ जाएगा एक यहाँ पे एक्सपांशन डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एंड में इवोपरेटर आ गया, ठीक है। ये इवोपरेटर हो गया। अब बेसिक तो आप लोगों ने वैसे तो इंजीनियरिंग में सभी जानते ही हैं, किसी को नहीं पता होगा ऐसा नहीं होगा। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सभी जानते होंगे ऑलमोस्ट इसको, ठीक है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो चिलर के यहाँ पे जो वाटर इन जाता है, ये जाता कैसे और यहाँ से कैसे सर्कुलेशन होकर यहाँ आता है, ठीक है। अब आप लोगों को कंप्रेसर का बेसिक प्रिंसिपल यहाँ से रेफ्रिजरेशन एयर साइकिल का, इसको हम आरईसी साइकिल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आरईसी साइकिल। अब होता क्या है कि जो रेफ्रिजरेंट जो आफ्टर इवोपरेटर के बाद जो भी रेफ्रिजरेंट होगा आपका, वो कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर में आपका जो रेफ्रिजरेंट है हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है कंप्रेसर में, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो भी रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में फ्लो होता है। कंडेंसर में कि यहाँ पे हीट एक्सचेंज होती है, मतलब हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका जो रेफ्रिजरेंट है धीरे धीरे यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जो रेफ्रिजरेंट आपका यहाँ पे गैस फॉर्म में रहता है, रेफ्रिजरेंट यहाँ पे गैस फॉर्म में रहता है आफ्टर कंप्रेसर, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर में होकर के यहाँ कंडेंसर के बाद आपका जो है जो रेफ्रिजरेंट हो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लिक्विड फॉर्म में एक्सपांशन में आने के बाद वो फुल्ली लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और यहाँ के बाद जो है वो लिक्विड से रेफ्रिजरेंट होते होते यहाँ पे एक्सपांशन डिवाइस के बाद आपका रेफ्रिजरेंट काफ़ी हद तक कूल हो जाता है, ठीक है। एक्सपांशन डिवाइस में कूल होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे आप एक्सपांशन डिवाइस का अगर इस तरह से देखें तो इस तरीके से वो काफ़ी उसमें स्पायरल वाइंडिंग की हुई रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेंट का बहुत हद तक हीट ट्रांसफ़र काफ़ी हो जाती है, काफ़ी स्पीड में होती है और काफ़ी तेज़ होती है। इसके लिए यहाँ पे एक्सपांशन डिवाइस में रेफ्रिजरेंट की कूलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, और ये कूलिंग होने के बाद वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये रेफ्रिजरेंट आपका इवोपरेटर में फ्लो होता है। इवोपरेटर में देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा एकदम कूल मोड में। अब यहाँ पे जो एक दूसरा जो ट्यूब होगा, क्योंकि इवोपरेटर भी एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर ही है, जैसे कंडेंसर हीट एक्सचेंजर है, हीट गेन और हीट लॉस प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी हीट गेन हीट लॉस की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ये जो दूसरी पाइप पे जो इवोपरेटर में रहती है वही यहाँ पे चिलर में कनेक्ट रहती है, ठीक है। समझ गए आप लोग? यहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेंट जो एकदम कूल मोड में रहता है वो ही अपना हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे इसे दे देगा दूसरे ट्यूब को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो है शेल में होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट शेल में होता है, और ये ट्यूब में जो है आपका चिल का वाटर होता है जो यहाँ पे जाता है। यहाँ पे जो दूसरे यहाँ पे जो ट्यूब्स में जो वाटर रहेंगी, अभी रेफ्रिजरेंट आपका पूरे शेल में भरा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो ट्यूब्स रहेंगी मैं आपको शॉर्ट में और अच्छे से बता दूँ। देखिए ये है, ठीक है, सपोज अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूब्स हैं, तो ये जो सेल में रहेंगे ये रेफ्रिजरेंट है, आपके चारों तरफ से रेफ्रिजरेंट भरे हुए रहेंगे, ठीक है। और पानी जो है ये ट्यूब के अंदर से पास होगा, ठीक है, ट्यूब के अंदर से पानी पास होगा। तो अब रेफ्रिजरेंट जो रहेगा एकदम कूल मोड में रहेगा, तो ये क्या करेगा, इवोपरेटर का जो
जो एवापोरेटर में जो ट्यूब है उसके अंदर की जो वाटर है कूल्ड हो जाती है। कूल्ड होकर के वो क्या होगी, यहाँ से इसे कूलिंग लेकर के यही चिलर में, सॉरी चिलर के थ्रू AHU में जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था ना एयर हैंडलिंग यूनिट में कूलिंग कॉइल होती है। ये कूलिंग कॉइल इस तरह से यहाँ पे AHU के जो एयर रहती है उनको कूलिंग दे करके फिर यहाँ से चिल्ड वाटर आउट हो जाता है। ठीक है, और ये जो चिल्ड वाटर जो आउट होता है, आप सोचेंगे उसके बाद इसका क्या काम रहता है, तो ये जो चिल्ड वाटर रहती है ये साइकिल के थ्रू वापस उसी इवेपोरेटर में फिर से आ जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखो यहाँ से एक में और यहाँ पे इन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से चिलर की साइकिल चलती रहती कंटिन्यू। ठीक है, तो चिलर यहाँ पर आपका मतलब ये देखिए ये चिलर डिवाइस हो गया। तो चिलर का मीनिंग क्या हो गया आपका, एक प्रकार का आपका रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग साइकिल ही है ये। ठीक है, एक प्रकार का AC यूनिट है एक प्रकार का, लेकिन ये कि काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है, काफ़ी बड़ी होती है। और अगर मैं आपको अच्छी तरीके से और बताने जाऊँ और अगर आपको मैं इसके बारे में डीप में बताऊं तो चिलर जो है काफ़ी बड़े स्केल पे यूज़ होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े स्केल पे AHU होती है, नंबर ऑफ़ AHUs की संख्या ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि मल्टीपल AHU में एक ही चिलर से आप कई AHU को जो है चिल्ड वाटर सप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो एक AHU यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं तो एक मेन हेडर हम बना देते हैं। मेन हेडर के बाद वहाँ से मल्टीपल लाइन जो है मल्टीपल AHU को चिलर के थ्रू जो है कोल्ड वाटर सप्लाई होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से AHU के अंदर ये एक बहुत वाइटल रोल होता है चिलर का, जो कि AHU के कॉइल में ठंडा पानी भेजता है। ठीक है, और ये जो चिलर की जो कैपेसिटी होती है काफ़ी बड़े TR में होती है। वो ठीक है, चलो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितने TR का लगा रहा है। तो जो बड़ी इंडस्ट्री है मोस्टली वो लोग 200 TR या 500 TR के आसपास का चिलर ही मोस्टली वो लोग डिज़ाइन करवाते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, ये TR का मतलब होता है टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो इसको आप मतलब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं TR के डेफिनेशन किस तरीके से होते हैं। और चिलर जो मेक आते हैं मोस्टली आप देखने जाएंगे तो मोस्टली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, या और भी जो जिस तरीके के वहाँ पे मोस्टली बड़े बड़े स्केल पे चिलर होते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर इस समय जो चिलर चल रहा है मार्केट में वो ट्रेन चिलर है। ये चाइना से आती है ट्रेन चिलर, ये चाइना की होती है। और इंडिया में मोस्टली ब्लू स्टार होती है। और भी बहुत लोगों की चिलर्स आते हैं, जैसे डाइकिन का आता है। ठीक है, डाइकिन के भी चिलर्स आते हैं, ब्लू स्टार के आते हैं, ट्रेन के आते हैं, फिर वोल्टास के भी चिलर्स आते हैं बड़े बड़े। तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो कॉमर्शियल लेवल की जो ये चिलर्स होते हैं ये इन्हीं 4 कंपनियों के मेजोरिटी लेवल पे यूज़ होते रहते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है वो ट्रेन चिलर की ही मैंने देखी है, क्योंकि ये सबसे लो मेंटेनेंस ट्रेन चिलर होता है। ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, और इसके ऊपर काफ़ी मैंने काम भी किया हुआ है। लेकिन ये है कि इसमें मेंटेनेंस बहुत रेयरली कभी आती है, तो आती है, नहीं तो ये अच्छा चलता है। उसके बाद वोल्टास ही अच्छा है, वोल्टास के बाद फिर डाइकिन, ब्लू स्टार, ये सब चलते रहते हैं। ठीक है, और सभी का जो फंक्शनल मैंने बताया सबका सेम है, सभी चिलर्स का किसी में कोई अलग फंक्शन नहीं, सभी में यही फंक्शन है। और अभी तो बहुत सारे जो मॉडर्न चिलर आते हैं सब पे डिजिटल पैनल लगे हुए हैं, तो वहाँ बहुत सिंपल होता है उनका ऑपरेशन। और वहाँ पे उनके पैनल में बहुत सिंपल, मतलब उसमें जो HMI जो होती है उसमें स्टार्ट स्टॉप का नीचे यहाँ पे बटन लगा हुआ रहता है, उसको सिर्फ हमको डिजिटल प्रेस करना है। और डिजिटल डिस्प्ले के अंदर आप देखने जाएंगे तो आपको मतलब कंडेंसर में वाटर इन वाटर आउट, फिर इवापोरेटर में वाटर इन वाटर आउट का टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू डिस्प्ले वहाँ पे चालू रहता है। कंप्रेसर का टेम्परेचर वगैरह भी आएगा, वोल्टेज आएगा, उसमें कितना करंट ले रहा है आपका चिलर, वो भी सब डिस्प्ले में आते रहता है। तो वहाँ से आप जो है चिलर के सारे पैरामीटर मॉनिटर कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि इस चिलर में इंजीनियरिंग का मतलब उतना मतलब क्या काम क्या रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इंडस्ट्रियल जो चिलर होते हैं ना, इनमें आपको मेंटेनेंस के तौर पे कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको जो मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसमें आपको क्या करना है, जो पैनल का जो वायरिंग वगैरह जहाँ पे होती है, जहाँ पे उनकी वायरिंग्स वगैरह जो पैनल के पीछे होती हैं उनको बस टाइम टू टाइम क्लीन करना है, वायरिंग्स वगैरह चेक कर लेनी है।
और यहाँ पे जो आपका डिस्प्ले में जो आपके मॉनिटरिंग सिस्टम जो दिए, कंडेंसर इन आउट का, फिर इवेपोरेटर इन और आउट के जो टेम्परेचर्स होते हैं उनको आप बराबर देखते रहिए। तो उससे क्या रहेगा, चिलर के परफॉर्मेंस हमको पता चलते रहते हैं। और कभी मान लीजिए कूलिंग का कोई इशू आया तो आपको रेफ्रिजरेंट तो सबसे पहले चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेफ्रिजरेंट लीकेज हो गया हो, तो इसके लिए चिल्ड वाटर मतलब चिलर का परफॉर्मेंस पे इशू आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कूलिंग टावर में इशू रहती है तो भी चिलर के परफॉर्मेंस में इशू आ जाती है। अब वो कूलिंग टावर का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो चिलर में अगर आप कूलिंग टावर का रोल देखने जाओगे तो जो कंडेंसर में जो आपका वाटर इन और वाटर आउट होता है जो कि रेफ्रिजरेंट को कूल करता है, तो कंडेंसर की जो एक लाइन यहाँ पे देखिए कूलिंग टावर बना दिया, कूलिंग टावर। अब कूलिंग टावर में क्या होता है, कंडेंसर जो रेफ्रिजरेंट को जो हीट लिया वो हीट यहाँ पे कूलिंग टावर में जाएगा। कूलिंग टावर में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल फिन्स लगे रहते हैं। ये पानी जो है ऊपर से गिरता है, ऊपर से गिरता है और यहाँ पे ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ था कूलिंग टावर में, ठीक है। ये जो फ़ैन लगा रहता है, ये फ़ैन जो है क्या करता है, कूलिंग टावर के अंदर जो यहाँ पे जो इनलेट वाटर जो आके गिरता है, तो ये कुल जैसे ही ऊपर का फ़ैन ये चालू होता है ना, तुरंत ये क्या करता है, बाहर की हवा को अंदर खींचना चालू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपका ऊपर जो फ़ैन है कूलिंग टावर का जैसे ही चालू होगा, ये बाहर के एटमॉस्फेरिक हवाओं को खींचना चालू कर देगा। और यहाँ पे आपका कंडेंसर का जो वाटर जो यहाँ पे स्प्रे फॉर्म में गिरेगा, उसको बाहर की हवाओं से ठंडा होता है, फिर नीचे यहाँ पे पानी जो है सम्प में जमा होना चालू होता है, फिर यही पानी वापस कंडेंसर में फिर से आके इन हो जाता है, फिर यहाँ से आउट होके जाते रहेगा। तो ये भी एक प्रकार का साइकिल है कूलिंग टावर का, ठीक है। लेकिन अभी कूलिंग टावर पे मैं ज़्यादा यहाँ पे जोर नहीं दूंगा, क्योंकि कूलिंग टावर एक अलग से मैं वीडियो बना करके आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। ये आपको शॉर्ट में मैंने खाली समझाने के लिए बता दिया है कि कंडेंसर और कूलिंग टावर का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा, क्योंकि कूलिंग टावर बहुत ज़्यादा, इसका डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसका फ़ैन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कूलिंग टावर की होल परफॉर्मेंस में ही पूरे चिलर की परफॉर्मेंस होती है। इसलिए कहते हैं कि HVAC सिस्टम का अगर हार्ट कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, कूलिंग टावर को ही HVAC सिस्टम का हार्ट कहा जाता है, ठीक है। तो आज हमने देखा है कि HVAC सिस्टम, हमने AHU के बारे में पढ़ लिया और हमने कुछ बेसिक फंक्शनल नॉलेज लिया। आज हमने चिलर के बारे में डिस्कशन किया। तो चिलर को आप हमेशा याद रखिए कि आपका ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग साइकिल ही है, बस ये है कि बड़े स्केल पे होता है, ठीक है। तो ये रही चिलर के बारे में सारी जो जानकारी आपको शेयर की चिलर की है। और इसमें एक और बता देता हूँ, जो इसमें गैस यूज़ होती है ना चिलर में, जो रेफ्रिजरेंट जो होती है जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, वो रेफ्रिजरेंट मोस्टली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में R22 यूज़ होता है। लेकिन अब आजकल R20 की जगह पे, R22 की जगह पे आजकल 410 407 भी यूज़ होना चालू कर दिया है। तो लेकिन अभी भी पुराने जहाँ पर इंडस्ट्री है वहाँ पे आज भी R22 यूज़ करते हैं, बट जो नए चिलर आ रहे हैं वो सभी मॉडिफाइड फॉर्म में आ रहे हैं। तो वहाँ पे जो है कि हमारे इन्वायरमेंट के जो सब्सेप्टेबल ना हो उस हिसाब से रेफ्रिजरेंट यूज़ की जाती है। तो अभी ये रेफ्रिजरेंट चेंज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो चिलर के बारे में अगर और किसी को और कोई नॉलेज चाहिए और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए, आपको लग रहा है कुछ छूट गया मुझसे या बताने में रह गया होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है, काफ़ी सिंपल है, तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी आपको, ठीक है। और एक आधा बार हो सकेगा तो मैं आपको रियल चिलर का एक वीडियो बना करके भी दिखा दूंगा, मतलब इंडस्ट्री में कैसे चिलर काम करता है, ठीक है। और ये रही कूलिंग टावर। कूलिंग टावर को हम सेपरेट चैप्टर में कवर करेंगे, चाहिए तो मैं अगले वीडियो में कूलिंग टावर के बारे में ही बता दूंगा, जिससे आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाए, कोई इशू न रहे आप लोगों को, ठीक है। तो चिलर का फंक्शन समझ गए सभी लोग आप लोग। ये एचयू के कूलिंग कॉइल में जो ठंडा पानी जा रहा है, जो ठंडा वाटर जा रहा है ये एचयू की एयर को ठंडा करने के लिए, वो किस तरीके से चिलर से होकर के निकलता है वापस वो आता है, ये आपने देख लिया और समझ भी लिया है, ठीक है। तो और कुछ बताना तो इसमें नहीं रह गया शेष। ठीक है, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, एक्सपांसन डिवाइस हो गया, इवोपरेटर हो गया, और उसका जो है गैस हो गया R22 का, ठीक है। और उसका डिजिटल पैनल हो गया जहाँ पे आपको मल्टीपल पैरामीटर मॉनिटरिंग के लिए आता रहता है। और कंडेंसर का कूलिंग टावर का जो रिलेशन हमने यहाँ पे देख लिया है। और रही बात तो कूलिंग टावर का, तो हम अगले वीडियो में आपको कूलिंग टावर के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज शेयर करेंगे आपको, ठीक है।
तो ये आप सीक्वेंसली इसको याद रखते जाइए। HVAC सिस्टम में EHU कवर कर लिया हमने, आज चिलर भी कवर हो गया। इसके बाद में कूलिंग टावर के बारे में आपको बताऊंगा। तो HVAC सिस्टम का फंक्शनल यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी और कुछ आपको अगर चाहिए तो आप वीडियो में मुझे यूट्यूब में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको और भी बारीकी जो चीज़ें हैं सब वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट ड्राइंग है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये रही ड्राइंग पूरी। तो मैं अब चलता हूँ दोस्तों, मेरे सभी को नमस्कार, मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर बी होल्डर स्टूडेंट को नमस्कार, जो जॉब में है, जो जॉब में जाने वाले सभी को नमस्कार। और इसके अलावा अगर और कुछ आपको जानकारी, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए यूट्यूब में, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।